देखो, बात करते हैं डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स के। अलग अलग से हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं क्रॉप उगाने के, ठीक है। एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, जिसके अंदर क्या करते हैं, दो या उससे ज़्यादा प्रकार के क्रॉप्स को साथ में उगाया जाता है सेम खेत पे, एक सेम टाइम पे। एग्जांपल के लिए वीट और ग्राम को साथ में उगा दो, वीट और मस्टर्ड को साथ में उगा दो। इससे एडवांटेज क्या है, पहले तो आपका बहुत सारी क्रॉप फेलियर हो जाए उसके रिस्क से आप बच जाते हैं, क्योंकि आप दो दो क्रॉप उगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। अगर एक क्रॉप फेल आएगी तो दूसरी तो रहेगी ना आपके पास, फायदा है इसका। तो एडवांटेज आपको याद रखना, एग्जाम एडवांटेज पूछ लेता है कई बार। इंटर क्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर क्रॉपिंग में क्या था कि दो या उससे ज़्यादा क्रॉप्स को आप साथ में उगाते हैं एक डेफिनेट रो पैटर्न के अंदर। यहाँ पे आप एक फिक्स पैटर्न के साथ में उगाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, पर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होता, यहाँ पे पैटर्न होता है, ठीक है। पैटर्न होता है तो कई बार इसका डायग्राम पूछ रहे हैं तो पैटर्न खुद से बना देना तुक्का मार के। देखो, सोयाबीन और मेज साथ में उगा सकते हो, वीट और मस्टर्ड साथ में उगा सकते हो। एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर पाते हो। आपका जो कंपटीशन कम रहता है क्रॉप्स के बीच में, क्योंकि आप उनको सेपरेटली अच्छे से उगा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हायर यील्ड देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। क्रॉप रोटेशन की बात करें तो अलग अलग क्रॉप्स को एक ही लैंड पे उगाते हो, लेकिन एक सीक्वेंस के अंदर, एक बार ये उगा दिया फिर एक बार ये उगा दिया, मतलब जैसा सीजन आता है वैसे आप फसल उगा देते हो, ठीक है। जैसे राइस, राइस के बाद व्हीट हो गया, मेज के बाद ग्राम हो गया, ऐसे करके। एडवांटेज क्या होता है कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और आपके पेस्ट डिजीजेस वगैरह जो है वो कम लगते हैं, है ना। और क्रॉप यील्ड आपकी अच्छी खासी होती है। देखो, जाइलम और फेलम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, अभी भी आ सकता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। देखो, सेल्स की अगर बात करें लिविंग और डेड के अकॉर्डिंग फीचर्स हम जैसे यहाँ पे लिख के कंपेयर कर रहे हैं, ये जितने लिखे हैं सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, जाइलम की अगर बात करें, जाइलम के अंदर सारे कैसे होते हैं, डेड होते हैं। फिल्म के अंदर सारे लिविंग होते हैं, क्योंकि देखो जाइलम डेड है क्योंकि वो हमारा सिर्फ पानी का काम कर रहा है, पानी के लिए क्या चाहिए, डेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्टिव होता है, जाइलम पेरेन्काइमा हमारा लिविंग होता है, बस इतना याद रखना है, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होता है। और फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म के अंदर सारे लिविंग होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही डेड होता है, जो कि फिल्म फाइबर डेड होता है। यहाँ पे फिल्म फाइबर कैसा होता है आपका, डेड होता है, इतना याद रखो। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसमें आ जाते हैं परमिबिलिटी के अंदर। तो ये इम्परमिएबल होता है और ये आपका परमिएबल होता है। इससे मुझे याद है एक टॉपिक परमिएबल से, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है सेल के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि वो आपका मॉलिक्यूल्स का अंदर जाना और बाहर जाना उसको डिसाइड करती है, ठीक है। अभी अंदर जाना बाहर जाना होता है, तो ये किस वजह से होता है, ये आपका डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की वजह से होता है, तो इसको भी आप एक बार रिकॉल कर लेंगे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को, ठीक है। बाकी देखो, मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि जाइलम फिल्म काम क्या करता है, तो वो मैं हटा देता हूँ यहाँ पे अभी। आपसे कह रहा था कि लिविंग टिश्यू बताना था जाइलम के अंदर। लिविंग टिश्यू कौन सा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। एक डेड एलिमेंट बताना था फिल्म के अंदर, तो फिल्म फाइबर। और जाइलम का फंक्शन फिर से वही हमें पता ही, हटाओ इसको। बात करते हैं फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस काम क्या करता है, मेन फंक्शन एपिडर्मिस का काम होता है कि वो प्लांट को डेसिकेशन से बताता है, यानी कि बचाता है, यानी कि बीमारियों से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। और एपिडर्मिस के अंदर क्यूटिकल्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कि वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करता है। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है जैसे एक प्लांट होता है, प्लांट्स की लीव से, यानी जो हवा में जितने उसके पार्ट दिख रहे हैं प्लांट के, उसमें से क्या होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी निकल जाता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है। क्यों जरूरी है पानी का निकलना, क्योंकि उससे आपका जो टेम्परेचर होता है किसी प्लांट का वो रेगुलेट होता है, टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, ये जो है कई बार ट्रांसपिरेशन आपको नुकसान भी कर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा पानी निकल जाए तो, या बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाए तो क्यूटिकल क्या करता है, विल्टिंग से बचाता है। विल्टिंग मतलब होता है कि अगर सारा पानी निकल गया तो प्लांट हमारा बेचारा सिकुड़ के मर जाएगा, तो उससे बचाने का काम क्यूटिकल करता है। ये भी हमें याद रखना है, क्यूटिकल हमारा एपिडर्मिस पे होता है, तो एपिडर्मिस भाई अच्छे से प्लांट को बचा रहा है, ये हमें याद हो गया होगा, ठीक है। स्टोमेटा का फंक्शन, स्टोमेटा पता है यार, गैस एक्सचेंज करता है, जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस हो सके, ट्रांसपिरेशन हो सके, और ट्रांसपिरेशन के अंदर भी हेल्प करता है हमारा स्टोमेटा। अगला टॉपिक हम बात करते हैं कि आपके जो शेल्स होते हैं, के एलिमेंट शेल्स होते हैं, उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के शेल के अंदर फॉर्मूला याद रखना, 2n² होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो के एलिमेंट के शेल्स की जो वैल्यू होती है n 1 2 3 4 होती है यार, पुट कर दोगे तो याद ही रख लो ना। के अंदर 2 होती है, एल के अंदर 8 होती है, एम के अंदर 18 होती है, एन के अंदर 32 होती है, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे कुछ आपके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कार्बन का 2 4 होता है, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियोन का 2 8, सोडियम का 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, कैल्शियम का 2 8 8 2। हो सकता है इनके ऊपर आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ ले, तो आपको ये एक बार रिकॉल कर लेना है अच्छे से। हम बात कर लेते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है जिसकी मदद से आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं, जैसे केरमन शेल होता है। आपका जो लास्ट सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होगा, सबसे बाहर वाला शेल होगा, उसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब जैसे मान लो लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 है, 2 मतलब होता है डबलेट के लिए, 2 होता है डबलेट के लिए, 8 होता है आपका ऑक्टेट के लिए। डबलेट या ऑक्टेट बोलते हैं इसको, नॉट डबलेट, इज डबलेट, डबलेट एंड ऑक्टेट, ठीक है। तो वैलेंसी होती है हमारी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। एटम्स किस कैपेसिटी में कंबाइन कर सकते हैं उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। याद रखना, कुछ जो हमारे ऐसे होते हैं जिनके की वैलेंसी जीरो होती है, इनकी जीरो जीरो वैलेंसी होती है हीलियम की, नियॉन की, आर्गन की। क्यों, क्योंकि इनका डबलेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो रखा है, ये पूरे तरीके से नॉबल है।
नोबल मतलब इनको जरूरत नहीं है किसी लेन देन करने की, ये तो भाई अपने में मस्त रहेंगे। बाकी कुछ होता है जिनको यार लेना पड़ता है, देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, काम उनको करना पड़ता है, तो वही हमारी वैलेंसी, हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। बिल्कुल सिंपल है। एनर्जी लेवल्स की देखो बात कर लिए कि एलिमेंट होता है आपका, सिंपल है, पता ही है। अगर एनर्जी आपकी देखो एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी आपको मिलेगी, मान लो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलेगी तो वो कूद के अपने से हायर शेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है जिसका कि सिंबल होता है इस तरीके से, लोकेशन कहाँ होता है, ये आपके आउटसाइड न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ। इसका मास जो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है, जिसका कि मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसका सिंबल होता है पी, लिख दो और उस पर प्लस लगा दो। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने, और इसका भी जो मास जो है वो सेम ही होता है। इस पर चार्ज न्यूट्रल होता है, चार्ज यानी जीरो, कुछ होता ही नहीं चार्ज उसके ऊपर, कोई लेने देने नहीं बेचारा, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है, बना सकते हो सिंबल, ठीक है, सिंपल सा है। देखो कुछ हमारे मॉडल से इंपॉर्टेंट है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। देखो रदरफोर्ड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का क्या था आपका, रदरफोर्ड ने आपका गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया था एक गोल्ड फॉइल के थ्रू, ठीक है। अब मतलब गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था, गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि उससे जो है सबसे पतली शीट बनाई जा सकती है, सबसे पतली शीट बनाई जा सकती है, इसलिए इस्तेमाल किया था। अल्फा पार्टिकल कौन सी ली थी, हीलियम वाली लिए थे, सिंपल है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंदर वाटरमेलन मॉडल था, उन्होंने बोला कि एक वाटरमेलन की तरह होता है हमारा एटम, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके, मतलब ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इस पॉजिटिव स्पेयर के अंदर। बेकार की बात थी लेकिन जो भी अच्छा ही है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या देखने को मिलता है कि एटम्स के अंदर मैक्सिमम जो स्पेस होता है वो खाली होता है, पॉजिटिव चार्ज जो बहुत कम स्पेस लेता है, ठीक है, और न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ऐसा पाया गया था, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस जो है अच्छा खासा उसमें कवर करता है आपके एटम के अंदर। बोर ने क्या किया था, बोर ने जो है इलेक्ट्रॉन्स को के शेल्स के अंदर डाला था, जो कि सबसे बेस्ट तरीका था। ये लोग तो कह रहे थे कहीं भी रहेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, पर इसने बोला कि शेल के अंदर डालेंगे, और रूल लगाया था 2n² का, जो कि हमने देखा कि एलिमेंट कैसे उसको सेट करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रख लो कि ये भी बहुत है। देखो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स और ड्रॉबैक्स यानी इनके मॉडल्स में खामियां थी किसकी में, थॉमसन की और रदरफोर्ड की, वो हमें बस याद रखना है। थॉमसन जो है वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पाया था, यानी जो ये रदरफोर्ड भाई ने जो स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया ये तो समझ ही नहीं आ रहा था, तो इसने क्या किया, इसने थॉमसन को गलत प्रूफ कर दिया। लेकिन रदरफोर्ड फिर खुद भी गलत प्रूफ हुआ, क्योंकि उसने जो है एक एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा रखी थी। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, इतना बस याद रखो, इसको एग्जाम में लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। देखो अगले यहाँ पे आयंस की बात करते हैं। आयंस क्या होता है, हमारा आयंस हमारे पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ हमारा ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक सिंगल एटम के ऊपर होता है तो उसे मोनोएटॉमिक आयन बोलते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन होता है जब ग्रुप ऑफ एटम्स पे होता है, जैसे कि NH। एन क्या होता है, नाइट्रोजन, H क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसको मिला के अमोनियम का आयन बनता है। सी आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बोनेट का आयन बनता है, ठीक है। ये आपका सल्फेट आयन होता है, आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है। सारे इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से याद रखना है, इनके चार्जेस भी हमें याद रखना है। इनके भी चार्ज याद रखना है, मैग्नीशियम का, सोडियम का, क्लोरीन का, एल्यूमिनियम का। देखो चार्जेस सबके याद होने चाहिए, जब भी तो आप केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे। वो याद ही नहीं तो केमिकल फॉर्मूला क्या बनाओगे, कुछ नहीं बना पाओगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको बता पाऊँ जिसको कि आप याद करके जाएं तो एग्जाम में आपका काम हो जाए, ठीक है। एटोमिसिटी की बात करें, एटोमिसिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, जो है एक ही एटम है तो उसे मानो अपने बोलते हैं, जैसे कि आर्गन और हीलियम आपका अकेला एग्जिस्ट करते हैं तो माइनो एटॉमिक हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन आपका डायटोमिक होता है, हाइड्रोजन आपका डायटोमिक होता है। उसके अलावा एक मेंशन नहीं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन। क्लोरीन भी आपका डायटोमिक होता है, क्लोरीन कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्लोरीन कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। फोस्फोरस आपका टेट्राटॉमिक यानी 4 होते हैं उसके अंदर, सल्फर में 8 होता है, पॉलीएटॉमिक, और यानी पॉलीएटॉमिक के लिए 8 होने चाहिए। ओजोन में आपके इसमें भी ट्राइएटॉमिक होता है। फिर बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेट मतलब होता है जो कि मतलब खत्म हो गया, सैचुरेट हो गया पूरा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन मिला सकते हैं केस पे क्या, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर और मिला पाएंगे। तो बिना टेम्परेचर बढ़ाए अगर उसके अंदर नहीं मिला पा रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट कर चुका है। अनसैचुरेट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल है। स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है, मान लो कोई सा सॉल्यूशन है उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। पार्टिकल्स अगर नीचे सेटल डाउन होगी, नीचे अगर बैठ गए पार्टिकल्स कुछ समय के बाद, जब हमने अनडिस्टर्ब यानी कुछ भी नहीं किया उसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो स्टेबल है। अगर नहीं हुआ तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो टिंडल इफेक्ट होता है, ये एक क्या होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बाय द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। आपकी जो लाइट आती है उसके पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं, आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो लाइट का पाथ होता है विजिबल होता है। अपने आंखों से कभी ना कभी देखे होगा टिंडल इफेक्ट को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ये कब होता है, जब लाइट पास होती है आपकी कोलिडल सॉल्यूशन से, तो याद रखें कोलिडल सॉल्यूशन से रिश्ता है किसका, टिंडल इफेक्ट का। उसके अलावा कोलिडल सॉल्यूशन ये आपका टिंडल इफेक्ट दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क हो गया, स्टार्च का सॉल्यूशन हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, जो कि हमारे एंटोनी लेवेजर ने दिया था, जिनका कहना था कि मास जो है ना तो बनाया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि ए और बी दो रिएक्टेंट है जिनको मिला के हमने ए बी कुछ बनाया। यहाँ पे इसका जो मास है, ए का जो मास है, यहाँ बी का जो मास है, इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ जो ए बी बना है उन दोनों के मास के बराबर ही होगा, मतलब ऐड करने पे सेम ही आएगा।
आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं 1 नंबर का। कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का जो लॉ था वो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। इसका कहने का मतलब था कि पानी है, पानी यार आप अपने घर से लो चाहे मेरे घर से लो, कहीं से भी लो, वो सेम ही रहेगा ना, पानी रहेगा और उसका मास वगैरह मतलब उसका सेम पाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसके अंदर, तो इनका जो रेशियो आप निकालोगे वो सेम आएगा। अब इसका रेशियो मान लो मेरे घर से पानी लेगा, अपने घर से पानी लेगा, तो सबका जब रेशियो का भी जब रेशियो देखते हैं उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। इतनी मैथ्स तो आती होगी, बेसिक मैथ्स है बिल्कुल ही, ठीक है। Always contains the same element combined together in the same proportion by mass, irrespective of the fact where the sample has been taken from। कहीं से भी लेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है जो कि आपको बताना चाहिए, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो मेल्ट कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो आपका क्या कर रहा है, आपका फ्रीज कर रहा है। सॉलिड से गैस में जा रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, गैस से आपका सॉलिड में आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पे ये तो सब्लिमेशन है पर ये आपका सब्लिमेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका डिपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डिपोजिशन कर लेना इसको। देखो बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है। बोन जो होती है आपकी हार्ड होती है हड्डियाँ, और इनफ्लेक्सिबल, देखो हड्डियाँ फ्लेक्सिबल तो होती नहीं ना, सिंपल सी बात है। बोन हमारी पोरस होती है, छोटे छोटे उसके अंदर छेद होते हैं। कार्टिलेज हमारी फ्लेक्सिबल होती है और नॉन पोरस होते हैं। कार्टिलेज जैसे हमारी कान कान को छूते हो ना, कान काफी शॉर्ट शॉर्ट सा लगता है, तो ये हमारे कार्टिलेज से बना है। नोज हमारी कार्टिलेज से बनी है, ठीक है। और बॉडी के अंदर भी हमारे कार्टिलेज पाया जाता है। और बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल नहीं होती। बोन का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब पूरा जो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, प्रोटीन्स और मिनरल से बना है। मिनरल कौन कौन से, कैल्शियम फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है, हड्डियों के अंदर पाया जाता है, इसलिए कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करें तो आपका कार्टिलेज आपका प्रॉपर जो प्रोटीन से ही बनता है। टेंडन्स और लिगामेंट की बात कर लें तो टेंडन आपका इनइलास्टिक होता है और लिगामेंट आपके इलास्टिक होते हैं। और टेंडन्स आपके मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स आपके बोन्स को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। टिंडन आपका जो व्हाइट कोलेजन फाइबर से बनता है, लिगामेंट आपका आपका जो व्हाइट कोलेजन से भी और साथ ही येलो इलास्टिन फाइबर से भी बन सकता है। केमिकल नेम्स और उनके कुछ फार्मूला जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CO होता है, सोडियम नाइट्रेट आपका NaNO3 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कैल्शियम CaOH ट्वाइस होता है, और सोडियम कार्बोनेट आपका Na2CO3 होता है, अमोनियम सल्फेट आपका NH4 2SO4 होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3 होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस होता है, आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 होता है, सोडियम ऑक्साइड आपका Na2O होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट आपका PbNO3 ट्वाइस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट आपका Ca3PO4 ट्वाइस होता है। कैल्शियम फॉस्फेट बताया हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना उसको। सोडियम सल्फेट आपका Na2S होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका अभी तो किया था शायद, ये दोबारा रिपीट हो गया क्या, हाँ दोबारा रिपीट हो गया ये। पोटेशियम नाइट्रेट आपका KNO3 होता है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपका HBr होता है। अब देखो एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, क्या देख लेना कि देखो सेल चैप्टर इस मतलब इस सीरीज में बहुत ज़्यादा हमने कवर नहीं कर रखा है। तो अगर आपको पर्टिकुलरली सेल चैप्टर के बारे में देखना है तो एक बार देख भी लेना, मेरा सजेशन भी है कि आपको देखना ही चाहिए। मात्र 20 मिनट का वीडियो है, आप सेल यहाँ से बहुत ही इजीली कवर कर पाएंगे। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें थ्योरी मैंने कवर करा रखी है पूरी चैप्टर की, और बहुत अच्छे से करा रखी है। इतना आपने कर लिया तो बहुत आप आराम से एग्जाम के अंदर लिख पाएंगे, ठीक है, आराम से लिख पाएंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। 90 मिनट का मात्र वीडियो है, इसको देख लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, इंपॉर्टेंट है। 90 मिनट का ही देख लो। मैटर का वीडियो मन करे तो देखो, ना करे तो मत देखो, लेकिन मैटर का वीडियो अगर देखोगे तो उसके अंदर लेटेंट हीट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से एक बार देख लेना। वो एग्जाम के अंदर कभी पूछा जाता है और बच्चों को उसमें तकलीफ आती है, ठीक है। मोशन अगर आपको सिर्फ रिकॉल करना है तो देख सकते हो, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो कोई बात नहीं, आपने इस वीडियो को देख लिया बहुत है, इसके अलावा बाकी आप अपना रिवीजन करेंगे, हो जाएगा काम। लेकिन अगर आपका वीक है पोर्शन तो आप अच्छे से एक बार इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैं बोलूँगा आप, मैं बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। देखो सेल का कंपलसरी देख लेना, ठीक है। मैटर का यार मन करे देखना मत देखना, मोशन का देख लेना, और ये प्लांट टिश्यू का और एक बार ये एनिमल टिश्यू का जरूर से देख लेना। इतना आप देख लोगे आपके बहुत फायदा होगा, ठीक है। वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करा रखे हैं उसके अंदर। और देखो जब भी देखना, जब टाइम हो, अगर अच्छा खासा टाइम हो तो देखना, अगर टाइम की कमी है तो कोई नहीं, इतना भी आपने कवर कर लिया अब तक, हम मैंने जितना कराया तो बहुत है। देखो मसल्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार की मसल्स होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। स्ट्रेटेड मसल्स का, स्मूथ मसल्स का और कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स आपकी सिर्फ हार्ट के अंदर पाई जाती है, सिंपल है बिल्कुल, इनवॉलंटरी होती है, यानी हमारी कंट्रोल में नहीं होती। अब स्मूथ मसल्स भी हमारे कंट्रोल में, पेट के अंदर स्टमक हमारा कैसे काम करेगा, इंटेस्टाइन कैसे काम करेगा, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं पेट से, मतलब खुद से कर सकते हैं कंट्रोल, नहीं कर सकते ना पेट के अंदर। तो इनवॉलंटरी, वॉलंटरी का जो हमारे कंट्रोल, जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, वो तो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और उसके अलावा देखो शेप की अगर बात करें, शेप कैसी होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच, कई बार इस पे शेप पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्मूथ की बात करें तो स्पिंडल शेप्ड की होती है, स्पिंडल शेप कुछ इस तरीके से होती है, स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। सिलेंड्रिकल ब्रांच होती है आपकी कार्डियक मसल्स की शेप। लोकेशन की बात करें तो यार आपके ये बोन से अटैच होते हैं, ठीक है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के वोल पाया जाता है, आपका सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। फैटिग यानी कि थकान की बात करें तो देखो हाथ और पैरों से हम जल्दी थक जाते हैं,
ठीक है? और हम स्मूथ मसल से जल्दी थकते ही नहीं है, मतलब हो सकता है एक बार को हमारा पेट एक बार को बोल जाए, जवाब दे जाए कि यार बस कर यार, कितना खाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे हो सकता है कि हमें थोड़ा टायर्ड फील हो जाए। पर जो कार्डियक मसल, जो दिल हो गया आपका, दिल कभी यार बोले यार बहुत साल हो गए यार, आज मूड नहीं बन रहा थोड़ा सा धड़कने का, ठीक है? तो क्या होगा यार, सबका गेम ओवर हो जाएगा, फील्डिंग सेट हो जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए हमारा जो हर्ट होता है वो कभी टायर नहीं होता, मतलब थकता नहीं है कभी। तो आप डिफरेंस के मतलब लिख सकते हैं इजीली, आपको सही नंबर मिलेंगे इसके अंदर। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगला कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है। मैक्रो मतलब ज्यादा, मैक्रो मतलब ज्यादा, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट को, ठीक है? जैसे कि एनपीके, एनपीके से याद कर लो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इतना याद कर लो, इतना याद कर लो बहुत है। ये तीन भी पढ़ लोगे तो अच्छी बात है यार, पढ़ लो, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा ही होता है। माइक्रो की बात करें तो कम अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे कि आयरन, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरोन हो गया। और यार ये इंपॉर्टेंट नहीं, फ्री पढ़ लेना, ठीक है? तो ये जो मैक्रो वाले होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, लीफ फॉर्मेशन की, रूट डेवलपमेंट के इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो वाले जो होते हैं आपके, वो एंजाइम की एक्टिविटीज़ के लिए, यानी जो प्लांट के अंदर जो भी फंक्शन वगैरह चलते हैं उसके अंदर वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इनलैंड फिशिंग की बात करें तो जो फिश प्रोडक्शन होता है पूरा फ्रेश वाटर के अंदर, जिसमें पॉन्ड्स, रिवर, लेक जगह जगह से होता है, उससे हम इनलैंड फिशिंग बोलते हैं। कंपोजिट फिश कल्चर होता है, जहाँ पे आपको 5 से 6 वैरायटी की फिशेज जो एक साथ में रखी जाती है एक पॉन्ड के अंदर, ठीक है? एग्जाम्पल्स के बाद जो कटला, रोहू होगी, मृगल्स और कॉमन कार्प्स हो गए, ठीक है? ये बॉटम में फीड करते हैं, ये आपके मिडल पार्ट में फीड करते हैं, ये आपके अपर वाटर में फीड कर रही होती है। ब्रोलर्स की बात करें, ब्रोलर्स आपके जो है वो बर्ड्स होते हैं जिनको कि मीट के लिए, मीट के पर्पज से उगाया जाता है, मीट के पर्पज से, ठीक है? लेयर्स होते हैं, लेयर्स मतलब जो देते हैं, क्या देते हैं यार, अंडे देते हैं, ठीक है? तो उनको इस मतलब प्रोसेस उगाया, उसके उगाया नहीं जाता, मतलब उनको पाला जाता है, ठीक है? दे कैन बी यूज आफ्टर 20 वीक्स व्हेन सेक्सुअली मैच्योरिटी हैज़ बिन अटेम्प्टेड टू लेग्स, ठीक है? तो यार वही है, 20 हफ्ते बाद अंडे मिल जाएंगे, एंजॉय करो, ठीक है? और उसका देखो मिल्च एनिमल्स और ड्राट एनिमल्स और लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो कि फीमेल कैटल्स हो गए, स्पेशली ड्राट एनिमल्स होते हैं जो कि यार मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन उनका एग्रीकल्चर वर्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टेशन पीरियड की बात करें, वो पीरियड है मिल्क प्रोडक्शन का, जब एक मतलब एक बर्थ होता है यंग वन का, और जब तक अगली प्रेगनेंसी नहीं आ जाती उसे लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं हमारे एनिमल्स के अंदर, ठीक है? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। मैन्योर होती है हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, फर्टिलाइजर हमारा इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है? ये आपका नेचुरल सब्सटेंस से बना है, जैसे डिकम्पोजिशन प्लांट और एनिमल की वेस्ट से बनता है, और ये आपका केमिकल सब्सटेंसेस से बनता है। इसके अंदर कम न्यूट्रिएंट होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, पर नुकसान ज़्यादा फर्टिलाइजर पहुंचाते हैं हमारे। मास और वेट का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। मास क्या होता है हमारा, मास मतलब होता है कि वो जैसे मास होता है ना, वो अंदर खुद की उसकी टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है? तो ये भी इनर्शिया से रिलेटेड है आपका। वेट जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। वेट का फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा, इससे वेट इक्वल टू एम इंटू जी होता है, ठीक है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी याद कर लेने एक बार काम आ जाएगा, ठीक है? उसके अलावा देखो अंदर से कोई क्वांटिटी कितनी मैटर उसका भरा हुआ है, ये हमारा मास कहलाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी जब एक्ट करता है तो इसे हम वेट बोलते हैं। मास आपका हर जगह कॉन्स्टेंट रहता है, वेट आपका जो है वेरी करता है डिफरेंट प्लेसेस पे। और इसको मेजर करने के लिए बीम बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं मास को, और वेट का इस्तेमाल करने के लिए आप स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मास आपका चेंज नहीं होता, अगर आपकी जी की वैल्यू जीरो भी होगी, ठीक है, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। और वेट की अगर बात करें तो वेट तो फर्क पड़ेगा ना, जी अगर आपका जीरो हो गया तो वेट भी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है आपका, ठीक है? वेट आपको मास इंटू एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, एक ही जगह ही तो जी लिखता है ना, हमने डिस्कस कर रखा है, तो इसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। और एक चीज़ और थी कि आपका ना कुछ उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिशी कल्चर से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है? फिशेस को लेके, और आपका उससे भी कल्चर आता है, ये जो एपीकल्चर से भी आता है आपका, ठीक है? एपीकल्चर से भी आपको क्वेश्चन आता है, जो आप बीज वगैरह की रेयरिंग करते हैं, तो एक बार आप वो देख लेना। बाकी मैंने सिर्फ वही कवर किया है सीरीज़ के अंदर, इस 360 डिग्री के अंदर, कि यार जो जो मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो जो मतलब इंपॉर्टेंट होता है, कि आप इतना कर लोगे तो आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, आपने पहले भी तो पढ़ाई करी रखी होगी। और अगर कुछ आपका कॉन्सेप्ट वीक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन वीडियोस के थ्रू भी उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है? मिनिमल टाइम के अंदर आप जो है चीज़ों को कवर कर पा रहे होंगे, ठीक है? सो यार बस ठीक है, इतना ही है सीरीज़ के अंदर, मुझे लग रहा है हो गया सब कुछ। हम्म, यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, या इस सेशन को अटेंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू, ठीक है? यार पढ़ाई करते रहो। आपको अगर इसका पीडीएफ मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। तब तक के लिए यार हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।